चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के। हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियाई, नाभिक, और उसके बारे में हम आज जानकारी कुछ बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में। असल में परमाणु होता क्या है उससे क्लियर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डाल्टन ने हमें सबसे पहले ये बताया था कि परमाणु जो होता है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और इसके अलावा परमाणु को किसी भी रासायनिक विधि से या भौतिक विधि से अलग अलग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसके बाद जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट किया था, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एक्चुअल में है क्या, उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझना होगा। इसके लिए मैंने कुछ एपरेटस आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल कर दिए हैं। इसमें मैंने एक एटम अरेंज किया हुआ है और एटम के बीच में न्यूक्लियस है। ये बात तो मुझे पता है, रदरफोर्ड को ये बात नहीं पता थी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि न्यूक्लियस कहाँ पर है और एटम कहाँ पर है। तो गाइज, सबसे पहले हमने एक काम कर रखा है, यहाँ पर एक एटम ले रखा है और एटम हमने ले रखा है सोने का, गोल्ड का। एक्चुअल में गोल्ड एक ऐसा मेटल होता है जिसका हम बारीक से बारीक पतली पन्नी तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो होता है आपका गोल्ड, इस गोल्ड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसमें नाभिक के पाए जाने की जो प्रॉबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रदरफोर्ड ने इसका इस्तेमाल किया। इसके अलावा इसमें पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया, अल्फा कण का इस्तेमाल किया गया। एक्चुअल में अल्फा कण फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें मूल कण भी कहा जाता है। तो गाइज़, यहाँ पर हमने इसका अरेंजमेंट कर लिया है और यहाँ हमने व्यवस्था कर ली है बहुत सारे निकलने वाले अल्फा कणों की। अब अल्फा कणों की इस पर हम बौछार करने वाले हैं और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हरे का मतलब होता है कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज़, यहाँ मैंने स्टार्ट किया। यहाँ ये अल्फा पार्टिकल बहुत तेज़ी से भागते हुए जा रहे हैं और एटम के जितने भी बाहरी हिस्से हैं उससे हल्के से डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, हल्के से मुड़ रहे हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। अब नीचे लाने के बाद भी हल्का सा इसमें डिफ्रैक्शन यहाँ पर अभी तक बना हुआ है। और फिर और थोड़ा सेंटर पे लेकर के आते हैं तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा और ज़्यादा मुड़ रहे हैं, देखा। और नीचे लेकर के आते हैं भाई, और नीचे लाने के बाद यहाँ से न्यूक्लियस गया और मुड़ गया, यहाँ से आया और आने के बाद मुड़ गया। इसका मतलब यही कुछ झोल झाल है रे बाबा, यही कुछ झोल झाल है। अब नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद देखते हैं, अरे यहाँ तो डिफ्रैक्शन और ज़्यादा होने लगा, डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल होने लगा है। तो हम देख सकते हैं कि ये देखो कितना ज़्यादा डिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए सेंटर पर लेके आते हैं। तो जैसे ही हम सेंटर पे लेके आए, ये क्या हुआ, ये टकरा के तो मुड़ रहा है, अल्फा कण। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्का सा नीचे खिसकाते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। अरे ये तो टकरा के दूसरे एंगल से वापस आ रहा है, देखा। पहला वाला भी टकरा के वापस आ रहा था और ये वाला भी टकरा के यहाँ से वापस आ रहा है। थोड़ा और नीचे खिसकाते हैं यहाँ पर, और नीचे खिसकाने के बाद टकरा के फिर मुड़ गया, टकराने के बाद फिर मुड़ा, फिर नीचे में हम खिसकाएंगे दोबारा से इसको, तो ये नीचे की तरफ दिखा रहा है डिफ्रैक्शन, यानी मुड़ने का संकेत। उसके बाद नीचे का तो यहाँ से मुड़ता हुआ फिर नीचे चला गया और करते 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 आप देख रहे हैं नीचे के जो किनारे हैं, यहाँ किनारों से जो एटम का जो अल्फा कण है वो बिल्कुल सीधा तो नहीं निकल रहा, थोड़ा बहुत डिफ्रैक्ट हो रहा है। जैसे जैसे हम ज़्यादा कॉर्नर पे पहुँचेंगे वैसे वैसे अल्फा पार्टिकल सीधे निकलेंगे, और जैसे जैसे हम बीच में आ रहे हैं वैसे वैसे अल्फा पार्टिकल ज़्यादा मुड़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 तरीके की कंडीशन हमारी अवेलेबल हो चुकी हैं। और अवेलेबल होने का मतलब ये हो गया कि बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो बीच वाले हिस्से से टकरा पा रहे हैं और टकराने के बाद वापस लौट के आ पा रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे हिस्से हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हिस्से ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे निकल जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हिस्से कैसे हैं हमारे, जो बिल्कुल सीधे निकल के जा रहे हैं। और थोड़े से कम हिस्से ऐसे हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं। चलिए मैं इस एक्सपेरिमेंट का एक और रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट। तो ये रहा हमारे पास, यहाँ पर पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल जनरेट किए जा रहे हैं। ये हमारा गोल्ड है और गोल्ड हम जानते हैं सोने का परमाणु क्रमांक 79 होता है और एटॉमिक मास इसका 118 होता है और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। ओके गाइस,
तो यहाँ पर ये जो हमारा एक जनरेटर है जो पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल जनरेट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल का परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है, इसको 2He4 भी कहा जाता है। यहाँ पर हमने गोल घेरा बना दिया है जिससे हम इन अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और उसका एनालाइज करेंगे। और यहाँ बीच में यहाँ पर एक सोने की पतली पन्नी अरेंज की हुई है। तो जैसे ही देख रहे हैं आप अल्फा पार्टिकल निकले यहाँ से और निकलने के बाद डिफ्रैक्ट हो गए, मुड़ गए, यहाँ सीधे निकल गए और फिर सीधे निकल गए और फिर सीधे निकल गए, अरे भी सीधे निकलते रहेंगे और फिर सीधे निकल गए और यहाँ से थोड़े मुड़ भी रहे हैं। देख रहे हैं आप, गोल्ड की पन्नी से मुड़ भी रहे हैं, गोल्ड की पन्नी से लगातार ये मुड़ भी रहे हैं और यहाँ से सीधे भी जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारा गोल्ड है, गोल्ड में जो एटम है, एटम का अधिकतर जो भाग है वो खोखला है, बिल्कुल खाली है, और जो एक भाग है वो थोड़ा सा सॉलिड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा एक भाग ऐसा है जो इतना सॉलिड है जिसके अंदर टोटल मास एंड टोटल चार्ज अवेलेबल है, जिस वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जिस वजह से जो अल्फा पार्टिकल है उससे टकरा करके वापस लौट करके आ रहे हैं। ओके गाइस, टकरा के वापस लौट करके आए। तो हमारा सबसे पहला कंक्लूजन निकल के आता है कि बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल हैं जो छोटे से स्थान से टकराकर वापस लौट कर आ रहे हैं। इस छोटे से स्थान को हम कहते हैं नाभिक, जिसमें एटम का टोटल मास और टोटल चार्ज अवेलेबल रहता है और इसकी जो रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर रेंज की होती है। इसके अलावा सेकंड की बात करते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़े से मुड़ जा रहे हैं, यानी थोड़े से विचलित हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पता है गाइज? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा एटम है उसके बीच बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स भी चक्कर लगा रहे होंगे, जिनकी वजह से हल्का फुल्का यहाँ पर डिफ्रैक्शन हो रहा है। बट फाइनली सबसे लास्ट में जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल ध्यान देंगे, जो अल्फा पार्टिकल एटम से होकर के जा रहे हैं आउट एरिया से, यानी न्यूक्लियस से दूर, वो बिल्कुल लगभग सीधे निकल के जा रहे हैं। भाई क्यों निकल के जा रहे हैं? क्योंकि नाभिक का नहीं, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। और इसके अलावा इन सारी बातों के कंक्लूजन से हमें एक बात और मालूम पड़ रही है कि इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस में चक्कर लगाते हैं उसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। यानी हम कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में चक्कर लगाएंगे उसकी रेडियस का जो ऑर्डर होगा वो 10⁻⁻10 मीटर होगा। ओके गाइज, इसके अलावा यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक बात और एक्सप्लेन कर दी। भाई क्या एक्सप्लेन कर दिया? ये एक्सप्लेन कर दिया जितनी भी हम न्यूक्लियस दूरी, नाभिकीय दूरी, परमाणुवीय दूरी, एटॉमिक डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, इन सारी दूरियों में हम लगा सकते हैं गैस व्हाट? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हालांकि हम दूसरी बातें बता रहे हैं, बट ये अल्फा पार्टिकल कभी यहाँ लेफ्ट, कभी राइट, कभी सीधा, कभी स्ट्रेट, हर तरफ से गति लगातार कर रहा है। तो आई होप सो गाइज आप लोगों को ये यकीन हो गया होगा, मालूम पड़ गया होगा कि भाई जो एटम होता है वो अधिकतर खोखला होता है और इसी को रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग कहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। और हाँ, एक स्पेशल काम करने वाले हैं हम, आपको डाल्टन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, सोमरफील्ड मॉडल, बोहर हाइपोथेसिस और इसके अलावा फाइनली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बताने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद शारिक एपिक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।